नमस्ते विद्यार्थियों। हम पृथ्वीराज चौहान को पढ़ रहे थे। पृथ्वीराज चौहान के परिचय के बारे में हमने पढ़ लिया है और तराइन के पहले युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तराइन का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का दूसरा युद्ध। जब पहले युद्ध जो हुआ था उस युद्ध के अंदर मोहम्मद गोरी हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और कहानी यहीं से शुरू होती है तराइन के दूसरे युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 ईस्वी में और जस्ट उसके एक साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध होता है। होता यूं है कि तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और जो मोहम्मद गोरी है वह युद्ध के मैदान से भाग जाता है। साथ ही उसकी जो सेना थी वो सेना भी उसका पीछा करते हुए भाग जाती है उसके साथ में ही, क्योंकि युद्ध के मैदान का यही नियम है कि यदि अगर एक बार जो राजा है वह राजा हार मान लेता है या राजा युद्ध का मैदान छोड़ देता है तो जो सेना है वह स्वतः ही पराजय मान लेती है और वो खुद भी हार को स्वीकार कर लेती है और सामने जो प्रतिद्वंदी है उसके सामने आत्मसमर्पण कर देती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जैसे ही पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गोरी घायल हो गया और उसके कुछ वफादार सैनिकों ने उसको युद्ध के मैदान से जैसे ही बाहर ले गए, उसकी सेना भी उसके पीछा करते हुए चली जाती है और जो पृथ्वीराज चौहान है वो पृथ्वीराज चौहान उसका पीछा नहीं करते हैं और उसकी सेना को भी जाने देते हैं और उसे भी जाने देते हैं। यहीं पर पृथ्वीराज चौहान ने सबसे बड़ी गलती की थी। अगर उस समय पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद जो गोरी था उसको अगर पीछा किया होता या उसको बंदी बना लिया होता या फिर उसकी हत्या कर दी होती तो वह दोबारा तराइन के युद्ध के बारे में सोचता भी नहीं या भारत की ओर आता भी नहीं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह किसी भी जिनके पास हथियार नहीं है, जिसने मैदान छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति पर कभी प्रहार नहीं करते। ये क्षत्रियों का नियम है और उसी नियम का उन्होंने पालन किया, क्योंकि जो युद्ध नीति होती है उस युद्ध नीति में यही कहा गया है कि जब सामने वाला व्यक्ति अगर पराजय स्वीकार कर ले, अगर उसके पास में हथियार ना हो तो आप उस पर वार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो ये युद्ध नीति का उल्लंघन होगा और इसी नीति की पालना करते हुए पृथ्वीराज चौहान ने उस पर आक्रमण नहीं किया और उसको जाने दिया। जैसे ही वह चला जाता है, पृथ्वीराज चौहान युद्ध जीत करके वापिस आते हैं। वापिस आने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया कि संयोगिता के साथ में विवाह कर लिया। अब संयोगिता के साथ में विवाह कैसे होता है? तो पृथ्वीराज चौहान है वह संयोगिता के साथ में प्रेम करते थे और उस संयोगिता का कन्नौज से अपहरण कर लेते हैं। उस समय कन्नौज का शासक कौन था? तो जयचंद उस समय कन्नौज का शासक था और जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। जयचंद उस समय कह सकते हो कि भारत के बहुत सबसे बड़े राजाओं के अंदर उसकी भी गिनती होती थी, क्योंकि वह भी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था और उसके साथ में पृथ्वीराज चौहान ने दुश्मनी मोल ले ली उसकी बेटी का अपहरण करके। तो इस तरफ तो कौन दुश्मन हो गया उनका? इस तरफ तो उनका दुश्मन हो गया जयचंद, उस तरफ उनका दुश्मन कौन हो गया? मोहम्मद गोरी। अब क्या होता है कि जैसे ही अपहरण करके लाते हैं वह राग और रंग में डूब जाते हैं और युद्ध के अंदर एक बार उन्होंने विजय भी प्राप्त कर ली तो उसकी भी खुशी थी और उस खुशी में भी वह सम्मिलित हो जाते हैं और अपने राज्य के प्रति जो उनके कर्तव्य थे, जो दायित्व थे, उन दायित्व को भूल जाते हैं और अपने ही मौज मस्ती में लग जाते हैं। उस तरफ जो मोहम्मद गोरी था उसने युद्ध की तैयारी पुनः कर ली थी। उसने बदला लेने के बारे में सोचा था। उसने सोचा था कि मैं पृथ्वीराज चौहान को कैसे भी करके उसको मैं पराजित करूंगा युद्ध के मैदान में। युद्ध के मैदान में जब तक मैं उसे पराजित नहीं करता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा, क्योंकि उसको भारत विजय का सपना था और उस सपने को पूर्ण करना चाहता था। उससे पहले उसको कई बार हार मिल चुकी थी लेकिन वह हिम्मत नहीं हारा। यहाँ पर उसने सकारात्मक सोच अपनाई। उसको पता था एक न एक दिन में जीतूंगा। अगर वहां पर वो हार मान लेता और वापस अगर युद्ध नहीं करता तो वो हार कभी भी सफल नहीं हो पाता। लेकिन उसने पुनः युद्ध की तैयारी कर ली। अब उसको पता चल गया था कि बुद्धि से काम लेना पड़ेगा, यहाँ पर चतुर बनना पड़ेगा। यहाँ पर
आप नियमों को साइड में रख करके ही युद्ध करोगे तो ही आपको जीत मिलेगी। इसलिए उसने क्या किया, पूर्ण रूप से तैयारी कर ली। इस तरह पृथ्वीराज चौहान को पता भी नहीं चला। जैसे एक साल हो गया और उस तरफ से मोहम्मद गौरी जो था वो लाहौर पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच जाता है? लाहौर पहुंच जाता है। जो लाहौर है, यहाँ पर जो सरहिंद का दुर्ग था, वहां पर पृथ्वीराज चौहान की सीमाएं थी। जैसे जैसे वहां आगे बढ़ता जाता है और ठेठ पृथ्वीराज चौहान की जो सीमाएं हैं सरहिंद तक, वहां पर आ पहुंचता है। वहां पर आने के बाद में मोहम्मद गौरी ने एक बार वहां पर आने के बाद में मोहम्मद गौरी ने एक दूत भेजा। किसे भेजा है दूत? यह दूत उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के पास में भेजा और पृथ्वीराज चौहान को यह कहलवाया उन्होंने कि आप इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए और मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। ऐसा किसने कहा? उस दूत ने आकर के कहा कि मोहम्मद गौरी ने यह संदेश भिजवाया है महाराज आपके लिए। तो तब उस समय जो पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने कहा कि इसका जवाब तो मैं युद्ध के मैदान में दूंगा। गौरी को बोलना कि वह अपने देश वापस लौट जाए, इसी में उसकी भलाई है, अन्यथा इस बार उसको माफ नहीं किया जाएगा। यह संदेश लेकर के पुनः उसका जो दूत था वह दूत चला जाता है कहां पर? मोहम्मद गौरी के पास में। लेकिन गौरी ने हार नहीं मानी और गौरी को पता था कि इस बार छल का प्रयोग करना है, युद्ध नीति का प्रयोग नहीं करना है, छल का प्रयोग करेंगे। आज तक जितने भी व्यक्तियों ने आक्रमण किया है भारत पर, उन्होंने छल का प्रयोग किया है और छल के प्रयोग से ही जीते हैं। इसलिए मुझे भी छल ही करना पड़ेगा। उसको पहले से ही पता था। फिर क्या होता है? इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने उसको हल्के में ले लिया। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्होंने उसको हल्के में लिया। हल्का में लेने लिया और उन्होंने कोई तैयारी नहीं की और वह अपनी सहयोगिता के साथ में मौज मस्ती में ही खोए रहे। इसके बाद में उनका जो मित्र है कौन? चंद बरदाई। वह चंद बरदाई आता है और बोलता है कि महाराज इस गौरी को छोड़ो और उस गौरी को संभालो, अन्यथा इस गौरी के पीछे ही अगर आप रह गए, उस तरफ जो गौरी है वह हमारे देश पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली है उसने और हमें पराजित कर देगा और हमारा राज्य साम्राज्य सब कुछ चला जाएगा। फिर आपकी ये गौरी जो है सहयोगिता वो भी कोई काम में नहीं आएगी। तो पृथ्वीराज चौहान ने फिर कहा ठीक है, अब अपन युद्ध की तैयारी करते हैं और बिना कोई सोचे समझे सेना लेकर के पहुंच गए और उस तरफ जो गौरी था वह भी सेना लेकर के आ गया। दोनों सेनाएं जो थी वो तराइन के मैदान में आमने सामने आकर के डट गई थी। आने के बाद में फिर क्या होता है कि मोहम्मद गौरी ने छल किया और एक दूत पुनः भेजा। उस दूत का नाम था किवाम उल मुल्क। क्या नाम था? किवाम उल मुल्क नाम का एक दूत भेजता है। कौन? मोहम्मद गौरी। इस दूत ने आकर के पृथ्वीराज चौहान को बोला कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। क्या कहा? हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। हमारे महाराज यानी कि मोहम्मद गौरी ने अपने भाई जो गजनी में है उस भाई को संदेश भेजा है कि युद्ध के अंदर हम संधि कर लेते हैं। यह संदेश भेजा है, जैसे ही वहां से संदेश पुनः वापस आएगा और हम आपके साथ में संधि कर लेंगे, ये उस दूत ने कहा। और पृथ्वीराज चौहान ने इस पर विश्वास कर लिया और विश्वास करने के बाद में उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, जैसे आए थे वैसे वैसे अपने शिविर के अंदर आराम फरमाते हैं। और जो मोहम्मद गौरी था उसने क्या किया? अपनी जो सेना थी उसके पास में, उस सेना को 10-10 हजार के 4 टुकड़ों में बांट दिया। कितने टुकड़ों में? 10-10 हजार की 4 टुकड़ियां बना दी और चारों दिशाओं में उन टुकड़ियों को फैला दिया। अब पृथ्वीराज चौहान, इस तरफ रात हो चुकी थी, पृथ्वीराज चौहान अपने शिविर में थे और उस तरफ मोहम्मद गौरी ने चाल रची और 10-10 हजार की टुकड़ियां बना दी और चारों दिशाओं में फैल दी। बाकी के जो बचे हुए सैनिक थे उन सैनिकों को कहा कि आपको क्या करना है? तंबू के बाहर यानी कि शिविर के बाहर आग जलानी है, ताकि दुश्मन की जो सेना है यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है उसको यही लगे कि जो मोहम्मद गौरी उसके सैनिक अभी भी शिविर में हैं, अभी भी युद्ध करने की कोई संभावना नहीं है। और चारों ओर सैनिकों ने उनको घेर लिया। जैसे ही प्रातः का समय था, 5 बजे का समय था और उस समय पर मोहम्मद गौरी की सेना ने चारों ओर से पृथ्वीराज चौहान की सेना को घेर लिया उस तराइन के मैदान में और वहां पर भीषण युद्ध होता है तराइन के मैदान में। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की सेना के पास में हथियार उठाने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि सुबह का समय था, सोती हुई सेना थी, उनको हथियार भी नहीं मिले और कुछ सैनिक जो जगे हुए थे वो सैनिक अपने नित्य कर्म के अंदर लगे हुए थे।
और उस सेना ने चारों ओर से घेर लिया और प्रहार करने शुरू कर दिए। युद्ध बहुत ही भयंकर चलता है, दोपहर का समय हो जाता है और बहुत ही भयंकर रूप धारण कर लिया था। युद्ध में पता नहीं चल रहा था कि किसकी सेना जीतेगी और किसकी सेना हारेगी। युद्ध बहुत ही गंभीरता से चल रहा था। उस गंभीरता से चलते हुए क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान पर एक प्रहार किया जाता है और पृथ्वीराज चौहान पर जैसे ही प्रहार किया जाता है, पृथ्वीराज चौहान है वह लगभग घायल हो जाते हैं। और पृथ्वीराज चौहान जो थे वहां घोड़े पर मौजूद थे, उनको ऐसा लग रहा था कि आज मेरी सेना है वह हार सकती है। सेना के अंदर जोश भरने के लिए वो घोड़े पर सवार हो गए थे। उस तरह मोहम्मद गोरी के द्वारा तीर चलाया जाता है और पृथ्वीराज चौहान है वो घायल हो जाते हैं और तो फिर वह युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं, सिरसा की ओर भागते हैं। सिरसा की ओर भागते हैं तो मोहम्मद गोरी है वह भी उनका पीछा करता है और सिरसा में जाकर के पृथ्वीराज चौहान का अपहरण कर लिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान का जब अपहरण कर लिया जाता है, इस तरह उनकी जो सेना थी उनको लगभग खदेड़ दिया था, सेना भी भाग भी चुकी थी, लेकिन मोहम्मद गोरी की सेना ने यहाँ पर उनका पीछा किया और भागती हुई सेना को मार गिराया और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने के बाद में वह अपने देश गजनी ले जाता है। अपने देश गजनी गोर ले जाने के बाद में पृथ्वीराज चौहान को एक कैद खाने में डाल दिया। फिर कुछ दिनों बाद पृथ्वीराज चौहान को वहां से बाहर निकाला जाता है और पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है कि आप मेरे अधीन हिंदुस्तान पर शासन करोगे। तो उस समय पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मैं किसी के अधीन शासन कभी नहीं करूंगा मेरे जीते जी। इससे अच्छा है कि मुझे मौत मिल जाए, मुझे मृत्यु आ जाए या मुझे मार दो, तो मैं किसी के अधीन नहीं रह सकता, मैं स्वतंत्र रूप से शासन करूंगा। यूं फिर क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी है वह मारने के लिए गिलाटिन, यानी कि क्या होता है कि मुस्लिम नीति के तहत उनको क्या होता है कि गर्दन काटने के लिए कहा जाता है, आदेश दे दिया जाता है। इतने में क्या होता है कि उनका जो स्वामी भक्त, उनका मित्र चंद्रप्रदाय वहां पर पहुंच जाता है। कहां पर? गोर गजनी पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद उसने कहा कि महाराज गजनी, महाराज गोरी आप रुकिए, हमारे जो महाराज है उनकी भले आपने आंखें फोड़ दी होंगी, लेकिन फिर भी हमारे जो महाराज है वह शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं। शब्द के आधार पर यानी कि बोली के आधार पर भी वह किसी को भी मार सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी जो था उसको मजाक लगा, उसको यूं लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब झूठ है, मैं नहीं विश्वास कर सकता। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको उसने धनुष और बाण दिया और कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझ पे अगर छोड़ के दिखाओ मैं यहाँ पर बोलता हूँ। तो इस तरफ क्या होता है कि जो चंद्रप्रदाय होता है वह दोहा बोलता है और कहता है कि 4 बाज 24 गज अष्टअंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। और इस तरफ से पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं और वहां पर जो मोहम्मद गोरी है उसको जाकर के लग जाती है। उस तरफ मोहम्मद गोरी मर जाता है, उस तरफ पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय दोनों एक दूसरे की हत्या कर देते हैं और इसी प्रकार से तराइन का जो द्वितीय युद्ध था समाप्त होता है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। किसी ने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के अधीन शासन किया था। कोई इतिहासकार कहता है कि युद्ध के मैदान के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने मार दिया था। कोई कहता है कि उसको गजनी ले गया था, वहां पर ले जाने के बाद में जेल के अंदर डाल देता है, उनकी आंखें फोड़ देता है। आंखें फोड़ने के बाद में कुछ समय तक पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया था। यानी कि उनकी मृत्यु को लेकर के विवादास्पद तथ्य है, कोई भी कहीं पर भी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। ऐसे ही तराइन का जो द्वितीय युद्ध है समाप्त होता है। द्वितीय युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी ने वह भारत पर और भी अपना साम्राज्य फैलाता है और जयचंद को पराजित कर देता है। जयचंद को पराजित करने के बाद में कन्नौज को भी अपने अधीन ले लेता है। यहाँ पर जो जयचंद था उसने तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की सहायता की थी, पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की। अगर हम इस युद्ध के अंदर देखें कि पृथ्वीराज चौहान के हार के क्या कारण रहे, तो उनके कारणों के अंदर यही था कि पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। दिग्विजय की नीति अपनाने के कारण ही उनके आसपास के जितने भी शासक थे वे सब शासक पृथ्वीराज चौहान को अपना दुश्मन समझते थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ में नहीं रहना चाहते थे, उनके साथ में बदला लेना चाहते थे। इसलिए जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था तो ये सारे शासक
मिलकर के घोरी का सहयोग करते हैं और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। दूसरा कारण यही था कि उन्होंने उस समय के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शासक जयचंद के साथ दुश्मनी मोल रखी थी और जयचंद भी बहुत ही बड़ा शक्तिशाली शासक था और जयचंद ने घोरी का सहयोग किया था, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसके बाद तीसरा कारण है कि पृथ्वीराज चौहान ने शत्रु को कमजोर दृष्टि से देखा। उन्होंने शत्रु को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि मुझे कैसे पराजित कर सकता है, मैंने मोहम्मद घोरी को पहले भी पराजित कर दिया है। हल्के में लेने के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। चौथा कारण देखें तो पृथ्वीराज चौहान की जो सेना थी वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी और पृथ्वीराज चौहान ने भी कोई तैयारी नहीं की थी युद्ध को लेकर के। इस वजह से वह युद्ध के मैदान में हार जाते हैं। तो इन निम्न कारणों की वजह से पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और इसी प्रकार से जो भारत है वह विदेशी शक्ति का गुलाम हो जाता है और इसी गुलामी की कड़ी के अंदर भारत चलता रहता है और 1947 में भारत आजाद होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1192 से लेकर के 1947 तक भारत विदेशों का गुलाम था और इसी तरह तराइन का जो दूसरा युद्ध है वो समाप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।